Good morning, everyone. We were studying dual nature of matter and radiation. Till now, we have studied about photoelectric effect and the explanations of photoelectric effect through two different theories, that is wave theory and particle theory. Wave theory was failed to explain the proper experimental behavior of the photoelectric effect. So Einstein introduced particle theory for this explanation. So till now we have seen that waves behaves as a particle. All right. So till now we have studied what? From wave to particle. A wave behaves as a particle or a radiation behaves as a matter. वर्ड्स पे ध्यान दीजिए. अ रेडिएशन बिहेव्स एज अ मैटर. टिल नाउ वी हैव सीन दिस. ऑल राइट. सो वी हैव सीन द मोमेंटम ऑफ द रेडिएशन एंड वन मोर थिंग, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन है ना. फोटॉन्स का मोमेंटम हमने निकाला था ना, P इज इक्वल्स टू एच अपॉन लैम्डा. सो दिस ऑल वॉज वन डायरेक्शनल. नाउ in 1924 de Broglie, Louis Victor de Broglie introduced that when a radiation behaves as a matter, then matter should also behave as a radiation. मतलब एक मास को, मतलब जैसे एक पार्टिकल है, उसको भी वेव लाइक नेचर शो करना चाहिए. इसके लिए उसने कुछ बेस बनाया होगा, है ना, कुछ कारण दिया होगा. सो सबसे पहले देख लेते हैं क्या कारण दिया था, है ना, वाई. तो सबसे पहले कुछ चीजें लिख लेते हैं. दैट इज लुई विक्टर डी ब्रॉगली proposed that मैटर, देखिए हमारे कहने का क्या मतलब है, इफ मैटर रेडिएशन बिहेव्स एज अ मैटर, मतलब क्या है, वेव थ्योरी से हमने क्या डिस्कस किया था, पार्टिकल थ्योरी, है ना. मतलब एक फोटॉन, वेव थ्योरी में एक वेव थी, है ना, और पार्टिकल थ्योरी में वहां पे उसमें फोटॉन था, है ना. यानी वेव कैसे थी, रेडिएशन से, और एक रेडिएशन में क्या थे, फोटॉन्स को मान लिया, तो क्या बन गई, पार्टिकल थ्योरी. और इसको प्रूव किया जा सका. कौन कौन से फेनोमेना इससे प्रूफ हो गए थे, ठीक है. तो वेव नेचर ऑफ लाइट से प्रूफ किया जा सकता, क्या वेव नेचर ऑफ लाइट से क्या प्रूफ किया जा सका था, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन. कौन कौन से हैं, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है. और पार्टिकल थ्योरी से क्या क्या प्रूफ किया गया था, ये हो चुका है, ये पहले, मतलब डी ब्रॉगली के पहले ये हो चुका है. क्या क्या, कॉम्पटन इफेक्ट, दूसरा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, अभी आप और देखेंगे आगे चल के, ज़ीमान इफेक्ट. तो अभी के लिए तो इतना ही, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, दो नाम आप याद रखिए. ये दो प्रूफ किए गए पार्टिकल थ्योरी से. डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि जैसे वेव को पार्टिकल की तरह दिखा दिया आइंस्टीन ने, वैसे ही एक पार्टिकल अगर अपने आप में एक इलेक्ट्रॉन है और वो चल रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, तो वो एक मूविंग इलेक्ट्रॉन यानी मूविंग मास, क्या है, मूविंग मास,
ये एक वेव की तरह बिहेव करता है, मतलब इससे एसोसिएटेड एक वेव होती है ऐसे, ठीक है। एक मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड, मूविंग मास एसोसिएट्स अ वेव विद इट, ठीक है। हर मूविंग मास जो मूव कर रहा है उससे एसोसिएटेड एक वेव होती है। अब देखिए इस चीज के लिए उन्होंने बेसिस क्या माना, तो सबसे पहले उन्होंने पहला चीज कहा आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। अगर इफ मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, है ना, तो इसका उल्टा भी होना चाहिए, दैट इज एनर्जी शुड बी कन्वर्टेड इनटू मास। एनर्जी से मास बनना चाहिए और मास से एनर्जी कन्वर्जन। तो मास और एनर्जी आपस में लिंक्ड हैं, किससे? आइंस्टीन रिलेशन से, ठीक है ना। सो देयर इज कंप्लीट इक्विवेलेंस बिटवीन मैटर, मास का मतलब मैटर, पूरा इक्विवेलेंस है, एंड एनर्जी मतलब रेडिएशन, रेडिएशन, ये कंप्लीट इक्विवेलेंस शो करता है। सेकंड, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने बेसिस बनाई अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए, पहले शुरुआत में प्रपोज करने के लिए, वो थी सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री का क्या मतलब है? नेचर की सबसे खास चीज सिमेट्री ही है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना निगेटिव चार्ज होगा, जितना मास होगा उतना इक्विवेलेंट मास उसको बैलेंस कर रहा होगा कहीं और, ठीक है। तो चूंकि नेचर में मैक्सिमम चीजें सिमेट्री में हैं, मैक्सिमम क्या, हर चीज सिमेट्री में है यूनिवर्स में, तो इन्होंने कहा कि यहाँ केस में भी रेडिएशन से, जैसे हमने रेडिएशन से मैटर को एक्सप्लेन किया, रेडिएशन कुड बी represented in the form of matter using wave like radiation is explained through photon। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये रेडिएशन मैटर की तरह अगर बिहेव करे तो मैटर भी रेडिएशन की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है ना। सो मैटर should also exhibit wave like nature when in motion। कब होना चाहिए? when in motion, यानी मैटर वेव लाइक बिहेवियर कब शो करता है? जब वो चल रहा होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। मैटर तभी वेव लाइक बिहेवियर शो करेगा जब वो मूविंग हो, ठीक है। और हर मैटर से, जैसे एक इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव कर रहा है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव है, कोई बॉडी तेजी से मूव कर रही है, कोई कार तेजी से मूव कर रही है तो उससे एसोसिएटेड एक वेव है, ठीक है। तो हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है जब वो मोशन में होता है। सो वी कैन राइट one very important line, that is the wave associated with material particles, I am writing it, the wave associated with material particles in motion are called de Broglie waves। de Broglie waves, इनको de Broglie ने क्या का नाम दिया? de Broglie waves, या इसको एक नाम और देते हैं और मैटर वेव्स भी कहते हैं, क्योंकि ये मैटर के चलने से बनी है, मैटर वेव्स, ठीक है ना। एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉगली वेवलेंथ। डी ब्रॉगली, ये इनका नाम है डी ब्रॉगली, इसलिए इसी तरह लिखते हैं, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ऑलराइट, नाउ
नाउ कंसिडरिंग द फोटोन एज एन ईएम वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, हमने फोटोन यानी एक पार्टिकल को ऐसा माना कि वो एक फोटोन जो एक पार्टिकल है वो मान लीजिए फोटोन ये है, इसको जब हम एक वेव की तरह बिहेव करता हुआ मानते हैं, ठीक है ना। ये मैं ऐसा क्यों बनाता हूं कि जहां पे पार्टिकल के प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है वहां इसका वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा। यही क्वांटम मैकेनिक्स का बेसिक है कि पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, यहाँ बीच में, तो यहाँ इसका वेव का एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा होगा और किनारे किनारे सबसे कम होगा। तो अब देखिए डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन क्या कहती है कि इस फोटोन की एनर्जी क्या है, मान लीजिए इस फोटोन की फ्रीक्वेंसी जिससे फोटोन पैदा हुआ उस रेडिएशन फ्रीक्वेंसी रही होगी न्यू, तो E इक्वल्स टू एच न्यू होगा, वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। इफ फोटोन is a particle of mass m, अगर ये फोटोन एक पार्टिकल है जैसा कि तब हो सकता है जब ये मूविंग में हो, क्योंकि फोटोन रेस्ट मास 0 होता है। सो द एनर्जी एसोसिएटेड विथ इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अगर मान लीजिए ये फोटोन एक पार्टिकल होता तो इस पार्टिकल की मोशन में इसके पास कितनी एनर्जी होती, फ्रॉम आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर रख लेते, E इज इक्वल्स टू, यानी इससे देखो इस वाले एच न्यू को भूल जाओ। पहले मैंने कहा कि ये फोटोन, पहले देखो पहली इक्वेशन ये है, क्यों मैंने कहा कि ये फोटोन पैदा कहाँ से हुआ, न्यू फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन से पैदा हुआ, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, एच न्यू होगी, ये एक इक्वेशन रख लो। अब मैं कहता हूं कि अगर इस फोटोन का, अगर ये फोटोन एक पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है और इसका मास स्मॉल m है, तो ये, और फोटोन किस स्पीड से चलता है, c स्पीड से चलता है ना, वेलोसिटी ऑफ लाइट से, तो इस टाइम में इसकी एनर्जी, अगर m मास का फोटोन c वेलोसिटी से चलता है, कोई m मास की बॉडी c वेलोसिटी से चलती है, तो उसकी एनर्जी कितनी होती है, mc स्क्वायर। ये होता है आइंस्टीन्स रिलेशन, ठीक है। तो E इक्वल्स टू mc स्क्वायर हो गया। नाउ दिस टू एनर्जी शुड बी इक्वल, क्योंकि ये ही तो इस फोटोन की एनर्जी है, h न्यू कह लें अगर ये न्यू रेडिएशन से बना है, और इसके पास कितनी एनर्जी है, अगर ये m मास का है और c वेलोसिटी चल रहा है तो असल में इसकी एनर्जी mc स्क्वायर है, और ये दोनों एनर्जी तो सेम है, तो इन दोनों को इक्वेट करिए, h न्यू इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। सो वी कैन से दैट न्यू इज इक्वल्स टू, न्यू को क्या रख दें, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, ये होता है ना, न्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई सी। नहीं कुछ गड़बड़ है क्या, ये देखिए उल्टा हो गया, 1 बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू दिस मच, 1 बाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन वेलोसिटी, न्यू इज इक्वल्स टू सी लैम्डा होता है ना, नहीं v इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा होता है, तो वेलोसिटी की जगह तो c रख दो और n की जगह न्यू रख दो और ये लैम्डा रख दो, तो न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा, हाँ, तो h इज इक्वल्स टू c और बाई लैम्डा रख दिया। ये वो वेवलेंथ है जो एसोसिएटेड होगी उस वेव से जो ये फोटोन अपने चलने के कारण पैदा कर रहा है, इट इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर। ऑलराइट, सो लैम्डा विल बी इक्वल्स टू, हमको लैम्डा ही तो चाहिए, लैम्डा इधर ले जाओ, mc स्क्वायर को इधर ले आओ, c से c कैंसिल आउट, h अपॉन mc, इट इज इक्वल्स टू h अपॉन मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, क्या कहते हैं उसको, मोमेंटम, सो इट इज p, सो लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p। ये रिलेशन हमारा हो गया उस वेवलेंथ का जो इस मैटर ने चलने के कारण अपने साथ एसोसिएट की हुई है। अब समझिएगा फिर से, एक फोटोन था, फोटोन एक हमको पता है रेडिएशन से पैदा, रेडिएशन को
हर रेडिएशन फोटॉन से मिलकर बनी होती है। अगर रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी न्यू हो तो फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी, इक्वल्स टू एच न्यू, ठीक है। तो ये एक एनर्जी हो गई। अगर मान लीजिए एक फोटॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता तो उसका मास अगर स्मॉल m होता और वो c वेलोसिटी से चल रहा होता तो उसकी एनर्जी इक्वल्स टू mc² लिखी जा सकती थी। दोनों एनर्जी को इक्वेट किया, फिर यहाँ से न्यू फ्रीक्वेंसी को लैम्डा के फॉर्म में रखा, क्योंकि हमको ये निकालना है कि जब ये फोटॉन एक पार्टिकल की तरह चलता है तो अपने साथ से एक एसोसिएटेड वेव लिए हुए बना लेता है, और जब ये एसोसिएटेड वेव लिए हुए बनाता है और ये वेव है तो यहाँ इसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी। यही वेवलेंथ हमें निकालनी है, इसी वेवलेंथ को कहते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो यहाँ पे न्यू की जगह c बाई लैम्डा पुट किया, क्योंकि c वेलोसिटी से चल रहा है पार्टिकल, तो c बाई लैम्डा। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया, h अपॉन mc, m इंटू सी यानी मास इंटू स्पीड, सो इट इज मोमेंटम, सो h अपॉन p। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। ये क्या शो कर रहा है, पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव, पार्टिकल बिहेविंग एज अ वेव। अगर आपको याद हो तो हमने अपनी प्रीवियस क्लास में, इन प्रीवियस क्लास we have derived a relation that is p is equals to h upon lambda for a photon। एक फोटोन के लिए हमने ये रिलेशन निकाला था ना, p is equals to h upon lambda। ये क्या था, यहाँ पे हमने तब निकाला था जब एक वेव चलती थी, हम मानते थे कि वो फोटोन से मिलके बनी हुई है और उस फोटोन का मोमेंटम p निकलता था। तो यहाँ पे क्या है, ये है वेव बिहेविंग एज अ पार्टिकल। देखिए छोटा सा अंतर है। अब आप कहेंगे कि ये तो सेम ही रिलेशन लिखा है ना लेफ्ट और राइट करने पे, नहीं, ये पूरा रिलेशन है। ये हमें समझा रहा है कि पार्टिकल वेव की तरह कैसे बिहेव कर रहा है। वो पार्टिकल जिसका मोमेंटम p है वो वेव की तरह कैसे बिहेव कर रहा है, उससे एसोसिएटेड वेव निकली। और यहाँ पे हमने क्या निकाला, एक वेव है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा है, वो पार्टिकल की तरह कैसे बिहेव करी, कैसे उस वेव के अंदर जो फोटोन है उसका मोमेंटम p है। तो समझिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज पार्टिकल थ्योरी ऑफ वेव एंड p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा इज वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल। नहीं, उल्टा हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p इज वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, इट इज वेव थ्योरी ऑफ पार्टिकल, या कह सकते हो वेव बिहेवियर ऑफ पार्टिकल। इट इज पार्टिकल बिहेवियर ऑफ वेव, पार्टिकल बिहेवियर ऑफ वेव। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। मोमेंटम निकल रहा है ना, तो मोमेंटम तो पार्टिकल का होता है, और वेवलेंथ निकल रही है ना, तो वेवलेंथ तो वेव की होती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रिलेशन निकल के आता है। अब देखिए यहाँ से बात हो गई, कुछ बेसिक थ्योरी आप अपने से पढ़िएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वेशन में हमने देखा क्या, कि लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू p, ऑलराइट, ये पहली चीज है। सेकंड, इफ v इज इक्वल्स टू 0 तो लैम्डा कितना होगा, मोमेंटम 0 हो जाएगा ना। अगर वेलोसिटी 0 हो जाए तो लैम्डा कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि p 0 मोमेंटम 0 हो जाएगा तो लैम्डा इनफाइनाइट। इसका मतलब क्या है, ये तभी पॉसिबल है, लैम्डा इनफाइनाइट मतलब अनडिफाइंड, जब पार्टिकल को रोक दिया। एक इलेक्ट्रॉन या एक कोई बॉडी, एक बॉल है, वो जब तक चल रही है तब तक उससे एसोसिएटेड एक वेव मिलेगी। जैसे ही वो बॉल रुक गई वैसे ही उसकी वेलोसिटी 0, यानी उसका अब हम मोमेंटम 0 पाएंगे, तो उससे एसोसिएटेड वेव गायब हो गई, ठीक है। तो पार्टिकल से वेव का बनना तभी तक पॉसिबल है जब तक पार्टिकल मोशन में हो, ठीक है। वन मोर थिंग, to be associated with a de Broglie wave, a particle need not have a charge। वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं चार्ज की बात आई क्या वेव बनने में, कहीं चार्ज एक्सप्रेशन नहीं, उसके पास मास होना चाहिए। मास नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैटर ही तो चेंज हो रहा है ना, क्योंकि ये एक मैटर वेव है और इसीलिए इसको मैटर वेव्स कहते हैं, क्योंकि मास होना जरूरी है पार्टिकल के पास। Last, the de Broglie waves cannot be electromagnetic in nature because
electromagnetic waves are only associated with accelerated charge particle. Very important, these are not EM waves. ये जो मैटर वेव्स हैं, डी ब्रॉगली waves are matter waves. अंतर समझिएगा, डी ब्रॉगली waves are not electromagnetic waves. क्यों? डी ब्रॉगली वेव्स किसी मैसिव पार्टिकल के, जिसके पास मास हो, उसके चलने से बनता है, यानी मास जरूरी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तब बनती है जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करें, या तो कोई चार्ज्ड पार्टिकल एक्सेलरेट करता है, तब बनती है। लेकिन यहां चार्ज की जरूरत नहीं है और यहां ईएम वेव्स में चार्ज की जरूरत पड़ती है। तो डी ब्रॉगली वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अलग तरह की वेव हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ डिफरेंट हैं। दीज आर कॉल्ड मैटर वेव्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग फील्ड है ये अभी के टाइम में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। वन मोर थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैं आपको बता रहा था कि क्वांटम थ्योरी की बेसिक ही यही है कि ये क्वांटम थ्योरी इसी से एक्सप्लेन की जाती है जहां पे लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी आता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये पाते हैं कि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, और वो वेव तभी वहां पे उस वेव का एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है जहां उसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। और इसी कारण से आप आगे चलेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को भी फॉलो करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ कम टू द लास्ट पार्ट, हम यहाँ दो न्यूमेरिकल्स देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल, जो कुछ इस टाइप के न्यूमेरिकल एक्चुअली पूछे जाते हैं बोर्ड्स में, इसलिए For a photosensitive surface, work function is 3.3 into 10 power minus 19 joule. I am solving it. W naught is equals to 3.3 into 10 to the power minus 19 joules. This is the work function. Now, taking Planck's constant, H is equals to 6.6 into 10 power minus 34 joule second. थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज टू बी कैलकुलेटेड। न्यू नॉट निकालना है, सॉरी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आपको याद होगा तो डब्ल्यू नॉट इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कहा था, ठीक वो फ्रीक्वेंसी जो जितनी की वेवलेंथ ठीक पार्टिकल, जितनी की फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन ठीक पार्टिकल को निकाल दे, है ना। तो एच न्यू नॉट ये होता है, आप इसमें रख दो न्यू नॉट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट बाई एच, वैल्यू रख दो 3.3 10 पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 6.6 10 पावर माइनस 34। ये इसीलिए दिया गया ताकि इजीली कट जाए, 1/2 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 34 को ऊपर ले जाओ, 34 माइनस 19, 19 5 15, तो 0.5 इंटू 10 पावर 15, या फिर हम कह लें 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होगी ना, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल द एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम जो है वो इक्वल है एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना, यानी काइनेटिक एनर्जी और फोटोन की एनर्जी बराबर है। फाइंड द डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है एसोसिएटेड विद दिस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन चली जा रही है, उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके जो वेवलेंथ मतलब जो बीम बनी हुई है जिन फोटॉन्स से, उसकी एनर्जी के बराबर है। तो कह रहा है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहीं से आता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये होता है ना काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर। मान लीजिए वेलोसिटी v है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहां पे हम ये कह सकते हैं इसको मैं ऐसा कर लूं कि k यहीं 2k कर दूं बाई m कर दूं, m नहीं, m इधर ही रहने देते हैं, एम वी स्क्वायर। 2k इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। तो एम वी एक m से इधर मल्टीप्लाई, ठीक है ना, 2k m कर दूं, ये m स्क्वायर वी स्क्वायर आ जाएगा, ये एम वी का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 2k m इतना। तो एम वी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, √2km, ठीक है, √2km। एम वी क्या होता है, पोटेंशियल, वो होता है मोमेंटम। सो वी कैन राइट इट p इज इक्वल्स टू √2km, ठीक है। नाउ अब हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला रखें। सॉल्यूशन अपना अब शुरू होता है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, p रख दो, h अपॉन √2mk, यही तो आया है। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दिया है। काइनेटिक एनर्जी कहा है इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। अब देखो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली नहीं कहा है, काइनेटिक एनर्जी को निकालने का तरीका दिया है। तो कैसे दिया है, काइनेटिक एनर्जी के जो दिया है इट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन अब फोटोन की एनर्जी क्या होती है, वेवलेंथ के फॉर्म में। एनर्जी ऑफ फोटोन होता है h न्यू, लेकिन यहाँ ये तो फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, तो वेवलेंथ के फॉर्म में कैसे, फोटोन किस स्पीड से चलता है, लाइट की स्पीड से चलता है। तो न्यू इज इक्वल्स टू c बाई लैम्डा पुट कर दें। h कांस्टेंट होता है, हमको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट। c लाइट की स्पीड, लैम्डा हमको दिया हुआ है 5460 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू रख दें, सारी ही वैल्यू रखेंगे हम। इसी k की वैल्यू को उठा के हम इस फॉर्मूले में रखने वाले हैं। तो अगले पेज में हम देख लेते हैं, मैं फिर से सारी चीज़ें लिख देता हूँ। हमने देखा लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन p, लैम्डा इज इक्वल्स टू h अपॉन √2mk देखा, और ये पाया कि यहाँ पे k इज इक्वल्स टू कितना आया था, h न्यू h c बाई लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू दी हुई थी 5460 नैनोमीटर, ठीक है। अब मैं सारी वैल्यूज़ को रखता हूँ। देखिए ये इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, ठीक है। h की वैल्यू होती है, ये सब याद होनी चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है ना, 34 जूल सेकेंड। ये सारी वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। h अपॉन √2m और k की जगह ये रख दें hc बाई लैम्डा, hc बाई लैम्डा, ये रूट में है, इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लूँ। h √2m hc यहीं रहने दें और रूट लैम्डा ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं। ये h का मतलब होता है रूट लैम्डा, रूट h इंटू रूट h लिख सकते हैं। तो एक रूट h से एक रूट h कैंसिल आउट, ऊपर बचा h और लैम्डा रूट में, नीचे आ गया 2mc रूट में। अब ये वैल्यू सारी उठा के रखना शुरू करूँ। 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू दी हुई है 5460 नैनोमीटर है, तो 10⁻9 मीटर डिवाइडेड बाई 2 और m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम की बात कर रहा है, किलोग्राम, मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा c की स्पीड 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये सारी वैल्यूज हमने रख दिया। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 26 के अराउंड में, देख लेना 26 के अराउंड में, इंटू 10⁻10 मीटर आएगा, ठीक है ना, 25 पॉइंट समथिंग आएगा 26 के अराउंड में। तो 10⁻10 मीटर, तो इसको लिख सकते हो ऑलमोस्ट 26 एंगस्ट्रम, 10⁻10 है ना।
तो इसको सॉल्व करना। देखो ये पूरा प्रोसीजर समझ लें, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं बोर्ड्स में। ऑलराइट, थैंक यू।